एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कैसे ग्रैंडफादर ने प्रिंस युआन को एक गोड कल्टीवेटर का ब्रश दे दिया होता है और ग्रैंडफादर उस ब्रश के बारे में बताते हुए उसे कहते हैं कि इस ब्रश के ऊपर टोटल 9 एलिमेंट बने हुए हैं जिन्हें तुम डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी देकर एक्टिवेट कर सकते हो। यदि इस ब्रश के 9 एलिमेंट्स एक्टिवेट हो गए तो तुम पूरी तरह से इन ब्रश के पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। और टियान युआन ब्रश कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं। और प्रिंस युआन ये बात सुनकर तुरंत ही उनका शुक्रिया करता है, जिस पर प्रिंस युआन उनसे एक और सवाल पूछते हुए कहते हैं, ग्रैंडफादर अब तो मैंने आपको अपना मास्टर बना लिया है तो क्या आप अभी भी अपने डिसाइबल को अपना नाम नहीं बताएंगे? जिस पर ग्रैंडफादर खड़े होते हुए कहते हैं कि मेरा नाम कैंग युआन है और वो कहते हैं कि तुम आज से अपने टीचर का नाम याद रखना, हो सकता है कि हम दोनों फ्यूचर में दोबारा मिले और हो सकता है कि दोबारा हम कभी भी ना मिले। वो साथ ही साथ मिस याओ से भी कहते हैं कि तुम्हारे मन में भी कई सारे सवाल होंगे कि आखिरकार मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना ही होगा क्योंकि मैं आने वाले फ्यूचर देख सकता हूँ और तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। इसके साथ ही ग्रैंडफादर ने अपने पास से एक लॉकेट निकालकर मिस याओ को हाथ में दे दिया था और कहते हैं कि यदि जब ये लॉकेट चमकना शुरू हो जाए तो तुम्हें अपना और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि इसका ये मतलब होगा कि मेरे दुश्मनों ने तुम्हें ढूंढ लिया है। उसके साथ ही साथ ग्रैंडफादर प्रिंस युआन से कहते हैं कि मिस याओ की बॉडी पर एक सील लगा हुआ है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मिस याओ को किसी मुश्किल में पड़ने से बचाना होगा। जिस पर प्रिंस युआन उनसे पूछता है कि आखिरकार मिस याओ की बॉडी पर ये कैसा सील है, इस सील के पीछे जरूर कोई न कोई बड़ी कहानी होगी, लेकिन अभी के लिए मैं इस रेपुटेशन में नहीं कि मैं इसके बारे में कुछ जान सकूं। इसलिए वो अपने मास्टर से कहते हैं कि ठीक है, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और इतना कहने और सुनने के बाद मास्टर कैंग युआन ने उन दोनों को वहाँ पर अलविदा करना शुरू कर दिया था और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर प्रिंस युआन एंड मिस याओ को दोनों को ही वापस भेजने वाले हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन जाने से पहले वो मिस याओ को ये बात कहते हैं कि शायद हम दोनों की मुलाकात आगे कभी भी ना हो। और वो जाने से पहले प्रिंस युआन से कहते हैं कि प्रिंस युआन तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मिस याओ को हिफाजत करनी ही होगी। और यहाँ पर प्रिंस युआन भी मास्टर को ग्रेट करते हुए कहते हैं कि मास्टर आपने मुझे अपना डिसाइबल बनाया है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं मिस याओ को प्रोटेक्ट करने में पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहते ही मिस याओ एंड प्रिंस युआन दोनों ही प्रिंस युआन के वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर मास्टर कैंग युआन कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतने लास्ट मोमेंट में मैं अपने सामने एक डिसाइबल को एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे दुश्मनों ने मुझे ढूंढ लिया है और मुझे अब फाइट करनी ही होगी। और इतना कहते ही हेवेंस की तरफ से यहाँ पर 3 वॉरियर्स मास्टर कैंग के सामने समन हो जाते हैं और ये तीनों ही गॉड लेवल के वॉरियर होते हैं। और उन तीनों में से एक कहता है कि आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम यहाँ पर छुप कर बैठे हुए हो, चलो अब जल्दी से जल्दी उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, हो सकता है कि हम तुम्हारी जान बख्श दें। इस बात से हमें ये पूरी तरह से पता चल जाता है कि मास्टर कैंग युआन मिस याओ को इन सभी से प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और इसके साथ ही मास्टर कैंग युआन आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अच्छा तुम सभी अपने फादर की रियल पावर देखना चाहते हो, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। बेशक मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन मेरी हड्डियों में अभी भी इतनी जान बाकी है कि मैं तुम तीनों को एक साथ धूल चटा सकता हूँ। और इतना कहते ही वो फौरन से ही अपनी सारी की सारी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। और यहाँ पर मास्टर कैंग युआन की पावर काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा हेवनली मार्क्स भी होते हैं और उन्होंने अपनी ये सारी की सारी टेक्निक प्रिंस युआन को भी पास आउट कर दी है। इसका मतलब ये साफ है कि आने वाले फ्यूचर में प्रिंस युआन पूरी तरह से मास्टर कैंग युआन की जितना ही ताकतवर होगा। तभी हमें इन तीनों कल्टीवेटर में से एक को दिखाया है जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अचानक से ही मास्टर कैंग युआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मास्टर कैंग युआन भी उसको सर को पकड़ के उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उसे घुमा कर काफी ज्यादा दूर तक फेंक देते हैं। और वहीं दूसरा एनिमी मास्टर कैंग युआन की तरफ आगे बढ़ के उन्हें हिट करना चाहता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मास्टर कैंग युआन की भी ताकत उसके बराबर की होती है। और इसके साथ ही मास्टर कैंग युआन ने अपनी वहाँ पर हेवनली मार्क का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल को ओपन कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो इन तीनों को स्पेस में भेज देते हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि वो उस प्लेनेट को तबाह कर दे जहाँ पर मास्टर कैंग युआन रह रहे होते हैं। स्पेस में जाने के बाद तो मास्टर कैंग युआन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों को पूरी तरह से धोना शुरू कर देते हैं। और स्पेस में इतनी ज्यादा पावर की वजह से फाइट होने की और स्पेस में इतनी ज्यादा पावर लेवल के वॉरियर्स की फाइट होने के बावजूद वहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन इन सभी की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और यहाँ पर हमें ये बात तो साफ साफ दिखाई देती है कि मास्टर कैंग युआन इन तीनों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। और ये बात तो हमें साफ साफ दिखाई देती है कि मास्टर कैंग युआन इन तीनों के ऊपर कितना ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। उन तीनों में से एक डिसेबल जिसने सबसे पहले मास्टर कैंग युआन के ऊपर हमला किया था वो अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर कैंग युआन के ऊपर हमला कर देता है। इसके इतने ज्यादा खतरनाक हमले की वजह से भी मास्टर कैंग युआन को कुछ नहीं होता और वो अपने एक ही हाथ के इशारे से इसके सारे हमले को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो तीनों ही गॉडली कल्टीवेटर समझ जाते हैं कि हम तीनों अकेले होकर भी मास्टर कैंग युआन को नहीं हरा सकते, इसलिए उन तीनों ने मिलकर मास्टर कैंग युआन को हराने के लिए एक कंबाइन एनर्जी अटैक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और इस अटैक का इस्तेमाल करते हुए वो तीनों ही मास्टर कैंग युआन के ऊपर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर मास्टर कैंग युआन अपनी एक उंगली के इशारे से ही इस पूरी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसकी वजह से वहाँ पर आसपास रहने वाले सभी प्लैनेट्स भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस फाइट में कौन जीता होगा ये तो हमें
नहीं बताया जाता। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर हमें प्रिंस इवान एंड मिस याओ याओ के ऊपर आ जाता है, जो कि दोनों ही उसी असेंशन लैंड में आ चुके थे जहाँ पर प्रिंस इवान टेलीपोर्ट होकर गया था। और यहाँ पर प्रिंस इवान का फादर जाओ किंग पहले से इन सभी का इंतजार कर रहा था। और यहाँ पर प्रिंस इवान मिस याओ याओ को कहता है कि फिक्र मत करिए, यहाँ पर मास्टर कैंग काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। इस पर मिस याओ याओ उसे कहते हैं कि तुम फिक्र, मुझे इस बात की थोड़ी सी भी टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है यदि किसी भी पर्सन ने उन्हें तकलीफ पहुंचाई तो मैं उनकी बैंड बजाकर रख दूंगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।